सो यानी पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज मलेशिया में कौन कौन सी हैं जो कि जिसके लिए मतलब कैंडिडेट से वो अप्लाई कर सकते हैं। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. और काफ़ी सारे जो वो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आई हैव डिस्कस हियर गवर्नमेंट एज वेल एज द private, few of them, but there are a lot of universities, so I cannot explain usually the each of university. But just I can give you the some idea regarding the जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और जनरल जो स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पर मैं उसका आइडिया यहाँ पे आपको दे दूंगा। सो मलेशियन गवर्नमेंट हर साल जो है वो खास तौर पे जून और जुलाई के टेन्योर में दो तरह की स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर करती है, जिसमें मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, यानी ये दोनों स्कॉलरशिप्स जो हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल के लिए है। बट जो मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जिसको MIS प्रोग्राम कहा जाता है वो खास तौर पे यानी ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज हैं जो कि एलिजिबल है स्कॉलरशिप में जो वो अप्लाई करने। और मलेशियन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम है जिसको MTCP प्रोग्राम कहा जाता है, और दिस प्रोग्राम इज स्पेशली फॉर एशियन कंट्रीज, नॉट द एशियन कंट्रीज। सो एशियन कंट्रीज में ऑलमोस्ट 7 to 8 कंट्रीज हैं जिनके स्टूडेंट्स यानी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो आई थिंक दिस प्रोग्राम इज नॉट पर्टेनिंग टू अ कंट्री पाकिस्तान, not for the candidates from the Pakistan. So I think it is not necessary to go in the depth for this program, but we can discuss about the Malaysian International Scholarship MIS program, because our country mates means the Pakistani candidates, they are eligible to apply for this scholarship. Who can apply for the MIS program? Especially the students जो खास तौर पे candidates हैं, मास्टर्स और PhD करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हो मास्टर्स और PhD के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यानी जो वो कैंडिडेट्स जो कि फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में एनरोल्ड हैं, चाहे वो मलेशियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज हो या सिलेक्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, तो उनमें अगर करंटली वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज प्रोसीड यानी करंटली एनरोल्ड हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप अपना कंट्री जो वो कंट्री की कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं कि इधर हमारे कंट्री का जो है वो इसमें नाम अवेलेबल है या नहीं है, आई हैव मेंशन हियर द लिंक ऑफ गाइडलाइंस स्पेशली फॉर दिस स्कॉलरशिप। यू कैन कंफर्म the name availability name of your country, and also you can read the different information regarding this scholarship, कि किस तरह से अप्लाई करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो वो इस स्कॉलरशिप के लिए जो वो जरूरी हैं। आई हैव आल्सो मेंशन इन माय प्रेजेंटेशन एज वेल, बट इफ you wanted to go in the depth, you can also explore on Google and read the guidelines in details. But I'm confirmed that the Pakistan is under the MIS program, so you guys, especially the guys from the Pakistan, they are eligible to apply for the MIS scholarship. How to apply and what documents are required to apply for this scholarships? Here I have mentioned the list of documents जो कि documents यानी जरूरी हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको जो है वो अपना अकाउंट बनाना है जिसपे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, वो फॉर्म लाजमी है। और नंबर 2 जो है यानी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पासपोर्ट एज एविडेंस ऑफ नेशनलिटी, यानी पासपोर्ट भी जो है वो यहाँ पर आपको लाजमी है। और अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी आपको यानी होनी चाहिए। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट वो यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं, देन अप्लाई कर देते हैं, बाद में जो है वो दुश्वारियों का एक सामना उनको फेस करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि जितने भी यानी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अंडर ग्रेड की जो अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो यूनिवर्सिटी और HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अंडर ग्रेड प्लस जो है वो मास्टर्स की दोनों की जो HEC और यूनिवर्सिटी से जो वेरीफाई होनी चाहिए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा करती हैं कि उनकी ट्रांसक्रिप्ट में जो वो परसेंटाइल या GPA स्कोर जो वो मेंशन नहीं किया होता, तो इन दैट केस यू नीड टू टेक द आई कैन से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, या फिर डिक्लेरेशन जो एक किस्म का लेटर यूनिवर्सिटी इशू करती है जिसमें ये पूरा मेंशन कर देती है और रीजन जो है वो मेंशन करती है कि इस ट्रांसक्रिप्ट में CGPA या परसेंटाइल स्कोर जो हमने मेंशन किया। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ की जो मलेशियन यूनिवर्सिटीज हैं, परसेंटाइल में अगर आप अप्लाई करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर 75% होती है और CGPA में उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3.0 होती है,
और काफी सारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि परसेंटाइल में जो वो ट्रांसक्रिप्ट इशू करती हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज जो वो 72% या 73% या 74% होती है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नीचे आ गए। ठीक है, इन दैट केस यू नीड टू रिक्वेस्ट योर होस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जहां से आपने ग्रेजुएशन की है वहां पे एक यानी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपको सीजीपीए सर्टिफिकेट जो इशू करके दें। जब वो परसेंटाइल को सीजीपीए में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली यानी 3 पॉइंट समथिंग आपकी बन जाती है, जिसके बुनियाद पे यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं। क्योंकि इन सम केसेस इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव यानी तो कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ पे और उनकी ट्रांसक्रिप्ट जो वो परसेंटाइल में थी, तो उनकी यानी 73% और समथिंग थी, तो वो एलिजिबल नहीं थे यहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो इन दैट केस अगर वो सीजीपीए में कन्वर्ट करवा के और यहाँ पे अप्लाई करते तो दे कैन बी एलिजिबल टू apply for the different universities, even though in my university, University of Technology Petronas, Malaysia. So just now we are talking about the Malaysian government scholarship. तो यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हिसाब से आईएलटीएस या टॉयफल आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का जो डिग्री प्रोग्राम है वो इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम में है तो देयर वुड बी नो नीड ऑफ आईएलटीएस और टॉयफल। अगर आपके पास आईएलटीएस या टॉयफल है तो आपका यानी प्रोफाइल का जो वेटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास यानी आईएलटीएस एंड टॉयफल दोनों नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स आप अपनी यूनिवर्सिटी से यानी इशू करवा के उसके बुनियाद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए एज अ रेफरेंस, टू रेफरेंसेस के पर्पस के लिए दो यानी रेफरेंसेस पर्पस के लिए दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, या तो वो फुल प्रोफेसर के हो या तो एसोसिएट प्रोफेसर से हो। अगर आपके डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी चल जाएगा, बट नॉट यानी काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चरर से भी जो है वो ले लेते हैं, तो लेक्चरर्स वाला जो है वो हिसाब किताब यहाँ पर नहीं चलेगा। तो इट विल बी मच बेटर इफ यू issue the letter of recommendation from the full professor or associate professor from your department. और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, क्योंकि पहले कुछ साल पहले अगर आज से 5-6 साल पहले की हम बात करें तो वो उस वक्त लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज थी जो कि वेरीफाई करती थी, मगर नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे आर वेरीफाइंग द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ईमेल करती हैं और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी उन प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर लेना है जो कि जिनकी ईमेल जो वो एक्टिव हो, यानी कंटिन्यूसली वो यूज करते हैं। ऐसा ना हो कि वो उसको अगर इदारे ने वेरिफिकेशन पर्पज के लिए ईमेल कर दी और 10 दिन के बाद रिस्पांस दें, महीने के बाद ईमेल ओपन करके रिस्पांस दें, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। इंडोर्समेंट फॉर्म होना चाहिए, एडमिशन लेटर फ्रॉम द मलेशियन यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, दिस इज ऑप्शनल इफ एप्लीकेबल। सो क्योंकि हर साल जो है वो जून जुलाई के टेन्योर में ये स्कॉलरशिप जो अनाउंस होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पहले सुपरवाइजर के साथ रब्ता कर लिया, सुपरवाइजर सपोर्ट लेटर जो है वो सुपरवाइजर से ले लिया और उसके बाद उन लोगों ने एडमिशन अप्लाई कर दिया। तो इन द मीन वाइल उनके पास एडमिशन लेटर आ जाता है। तो एडमिशन लेटर अगर आ जाता है और आपने 1 महीने के बाद इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया तो आपका यानी आपके प्रोफाइल का और जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। सो उसके अलावा सीवी होनी चाहिए, और सीवी भी कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि जो कि जॉब के लिए किसी कंपनी या किसी इदारे में अप्लाई करना होता है और सर कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, उनकी एक्सेप्ट कर दें। और दूसरा ये जो 2 स्टूडेंट हैं हिफ्जा और ज़ुहैब, ये अपने प्लीज माइक ऑफ कर दें। हिफ्जा और ज़ुहैब अपना माइक ऑफ कर दें, थैंक यू। ओके सर, कंटिन्यू सर, सुहेल साहब कंटिन्यू। सो मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि वो क्या करते हैं कि एक मतलब जो जॉब के लिए, जॉब पर्पस के लिए जो मतलब सीवी बनाई हुई होती है वही सीवी जो है वो इधर इदारों में भेज देते हैं पीएचडी या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो वो सीवी यानी आपकी इफेक्टिव नहीं होगी और वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो उसके बुनियाद पे जो है वो नहीं मिल सकता एडमिशन वगैरह, तो इन द फर्स्ट चांस यानी सुपरवाइजर आपको रिजेक्ट कर देगा। तो बेहतर ये है कि आप एक एकेडमिक बेस्ड सीवी बनाएं जिसमें आप अपनी समरी, आप अपनी एड्रेस और दूसरी डिटेल्स वगैरह जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं उसमें मेंशन करें, समरी डाल दें, ऑब्जेक्टिव्स डाल दें, ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशन हो गया आपका और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रिसर्च फील्ड हो गया, और उसके अलावा यानी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, बैचलर्स यानी अंडर ग्रेड या मास्टर्स में जो आपने प्रोजेक्ट किया है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो भी जो है वो आपको मेंशन करना है। उसके अलावा जो आपने सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च पेपर्स जो भी आपके पास यानी प्रोफाइल है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप किसी सोसाइटी में यानी एक्टिव रहे हैं और किस डेजिग्नेशन पे रहे हैं वो भी अगर मेंशन कर देंगे तो वो भी आपका एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। और आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो किस तरह की है, इंग्लिश में आप किस तरह की यानी ग्रेडिंग या रेटिंग रखते हैं वो भी आपको मेंशन करना होगा। अगर आप उर्दू में एक्सपर्ट हैं वो भी रेटिंग में मेंशन कर दें, आप जितनी भी लैंग्वेजेस आपको यानी आती हैं। उसके अलावा यानी
आपको जो है वो इन द एंड ऑफ यानी आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो सीवी में भी मेंशन होनी चाहिए, यानी आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, सिटीजनशिप, ये इस तरह की जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं वो भी सीवी में मेंशन कर सकते हैं। और इन द एंड ऑफ सीवी यू नीड टू मेंशन द 2 रेफरेंसेस, यानी जो कि आपने रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से लिए हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपकी सीवी में होनी चाहिए। तो उसके अलावा जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो रिसर्च प्रपोजल है। अगर आप रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं और उसके बुनियाद पे आप अप्लाई कर देते हैं, दैट इज आल्सो गुड थिंग। बट अगर आप यानी द फर्स्ट फेज में क्या होता है कि आपको सुपरवाइजर को अप्रोच करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपने जो आपका रिसर्च एरिया है, आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, वो यानी मुख्तलिफ सुपरवाइजर हैं, आप मुख्तलिफ सुपरवाइजर्स को ईमेल और सीवी भेजते हैं, इंक्लूडिंग योर यानी ईमेल ड्राफ्ट जो है वो भेजते हैं जब, तो हो सकता है कि वो उस सुपरवाइजर का एरिया आपके एरिया से मिलता जुलता ना हो। ठीक है, आपने अपने एरिया में तो रिसर्च प्रपोजल बना लिया और उसके पास जो वैकेंट स्लॉट है किसी और एरिया में है, तो इन दैट केस आपका जो रिसर्च प्रपोजल पे जो टाइम का आपने जो टाइम लगाया वो वेस्टेड यानी जाया हो जाएगा, और अगेन आपको रिसर्च प्रपोजल उसकी एरिया के मुताबिक बनाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर हमें तो यानी हमें अपनी एरिया में जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिली, हम जो हमारा सुपरवाइजर जो इंटरनेट सुपरवाइजर है वो हमारी एरिया से मिलता जुलता नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अंडर ग्रेड के बाद अगर आप मास्टर्स में एरिया चेंज कर देते हैं तो इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि अंडर ग्रेड में आपने जस्ट एक बेसिक यानी एक रिसर्च की होती है। एक्चुअल रिसर्च जो होती है मास्टर्स और पीएचडी की होती है, खासतौर पे पीएचडी की होती है। तो पीएचडी में भी अगर आपका एरिया चेंज हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप उस एरिया पे फोकस करें और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पब्लिकेशंस आप पब्लिश करें और अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाएंगे तो फ्यूचर में आपकी पॉसिबिलिटीज जो वो इंक्रीज हो सकती हैं। तो इन द फर्स्ट फेज आपको सुपरवाइजर के साथ रब्ता करना पड़ेगा। अब उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में मेंशन की हैं, तो उसकी डेप्थ में हम जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट कौन कौन से हैं? दिस स्कॉलरशिप इज लिमिटेड टू द ट्यूशन फीस एंड मंथली लिविंग अलाउंस ऑफ रिंगिट्स 1500 पर मंथ। यानी इस स्कॉलरशिप में जो मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप में आपकी जो ट्यूशन फीस है, जो सेमेस्टर फीस है वो वेव हो सकती है, और उसके अलावा यानी हर महीने आपको 1500 रिंगिट्स जो है वो अलाउंस दिया जाएगा। अब ये जो स्कॉलरशिप है इसमें लिविंग यानी जो हॉस्टल अकोमोडेशन हो गया या ट्रेवलिंग फेयर्स हो गए, एयर टिकट्स हो गई, तो ये स्कॉलरशिप उन चीजों को कवर नहीं करती। और जो एक्सपेंसेस हैं यानी लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। अगर आपको कुआलालंपुर में एडमिशन मिल जाती है किसी यूनिवर्सिटी में, तो कुआलालंपुर जो है वो थोड़ा कुआलालंपुर इज कैपिटल ऑफ मलेशिया एंड मच एक्सपेंसिव एज सो इन दैट केस अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो वो आपको चेक करना है कि वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड जो वो किस तरह का है, लिविंग एक्सपेंसेस जो वो किस तरह के हैं, या कि लिविंग चीपर है या एक्सपेंसिव है। ठीक है, उस हिसाब से अपना माइंड बना के आप उस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। एरियाज ऑफ स्टडी यानी जो किस किस फील्ड में आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है वो एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंसेस में अप्लाई कर सकते हैं, Mr. Shayan, can you please off your mic, please? जर्नलिज्म एंड इंफॉर्मेशन में अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ में अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल साइंसेस हो गया, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड्स हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी में जो है वो कौन कौन सी इंजीनियरिंग जो है वो फैकल्टीज या डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड वेटनरी है, हेल्थ एंड वेलफेयर, बट हेल्थ एंड वेलफेयर इज नॉट इंक्लूडेड मेडिसिन, नर्सिंग एंड फार्मेसी। तो अगर आप जो स्टूडेंट मेडिसिन यानी एमबीबीएस, नर्सिंग या फार्मेसी से ताल्लुक रखते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। सो as I have already mentioned in the previous slides, गाइडलाइन जो मैंने मेंशन की है, लिंक भी मेंशन की है, उसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे गूगल पे तो इस तरह का एक पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बना के आप अपना यानी प्रोफाइल बना के यानी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अपलोड करेंगे। अगर आप इन डेप्थ चेक करना चाह रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से कंट्रीज इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप गाइडलाइंस पे जब क्लिक करेंगे तो वो पूरी खुल के आ जाएगी और इसको रीड करने के बाद आप यानी इसकी प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये थी मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर्टेनिंग टू ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज। सो उसके बाद जो है वो यानी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मलेशियन गवर्नमेंट के अलावा यानी ग्रांट बेस जो है वो एडमिशंस देती हैं।
ठीक है, अपर करती हैं, यानी सुपरवाइजर के पास अगर ग्रांट होता है, अवेलेबल होता है, उस ग्रांट पे जो है वो आपको यानी हायर करता है। अगर मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल के लिए हायर कर लेगा, और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल के लिए वो हायर कर देगा। ठीक है, उसमें जो है वो कुछ अमाउंट ज्यादा होता है, बट उसकी क्राइटेरिया जो है वो कुछ डिफरेंट होती है। प्रोसीजर सेम ही होता है। सबसे पहले आपको सुपरवाइजर से रब्ता करना पड़ेगा, उससे सब सुपरवाइजर सपोर्ट लेटर लेना पड़ेगा, देन जो है वो आप अपनी उस यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद यानी आप उस यूनिवर्सिटी को अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो